गुड मॉर्निंग। मैं रविंद्र कुमार, बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग अभी इस सेशन में जो है हम लोग बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जिसको मानव जन्म कहा गया था, मानव जन्म के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ बता दें कि ये जो सेशन है वो जो बच्चे 2026 और 2027 बैच में 2026-27 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी की जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट तैयारी करने वाले बच्चे, उनके लिए भी जो है ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं मानव जन्म के बारे में। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन जो है हम लोगों ने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन जो है हम लोग इसको देखें, कवर करेंगे। नीट में पूछे गए जो भी सवाल हैं वो सारे के सारे जो है वो एनसीईआरटी ही पर फोकस किया जाता है, इसलिए एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को जो है हम लोग कवर करते हैं। इसके अलावा और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे भी और बोर्ड एग्जाम के आधार पर भी जो है इसको हम लोग कवर करेंगे। और ये किसी एक स्पेशल बैच नहीं है, कोई स्पेशल बोर्ड नहीं है। सभी बोर्ड के जो बच्चे हैं उन सभी बोर्ड के बच्चों के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसमें कुछ चैप्टर जो है, चैप्टर का कुछ हिस्सा जो है हम लोगों ने पिछले क्लास में जो पढ़ा था। पिछले क्लास में मानव जन्म में जो नर जनन तंत्र था उसके बहुत सारे अंग और अंग भाग जो है हम लोगों ने देख लिया था। और अब जो बच गया है मानव जन्म का, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि नर में सहायक जनन नलिका कौन कौन से, नर की सहायक जनन नलिका कौन कौन से हैं और इन नलिकाओं का काम क्या है। तो नर सहायक जनन नलिका में हम लोग सबसे पहला नलिका के बारे में पढ़े थे कि ये वृषण जालिका होता है। और ये वृषण जालिका जो था ये शुक्रजनक, एक तरफ से शुक्रजनक नलिका से खुला हुआ था, जुड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ से जो है वो शुक्र वाहिकाओं से जुड़े हुए थे। शुक्रजनक नलिका से शुक्राणु को लेते थे और शुक्र वाहिकाओं तक जो है इनका पहुंचाने का काम था। जालनुमा संरचना था, इसलिए इसको वृषण जालिका कहते हैं। इंग्लिश में रेटेटेस्टिस कर दिया जाता है, रेटेटेस्टिस के नाम से जानते हैं। अब ये वृषण जालिका जहां पे खुला था उसको कह दिया गया था शुक्र वाहिकाएं। ये शुक्र वाहिकाएं जो है, ये शुक्र वाहिकाएं ये खुल रहा होता है अधिवृषण में, अधिवृषण में खुल रहा होता है। और अधिवृषण जो है ये खुल रहा होता है शुक्रवाहक, शुक्रवाहक या शुक्राणु नलिका भी कहा जाता है। अब ये शुक्रवाहक जो है इसको कह दिया जाता था वाशा इफरेंसिया, वाशा इफरेंसिया। अब ये जो वाशा इफरेंसिया है, इस वाशा इफरेंसिया में हम लोग क्या देखे थे कि वाशा इफरेंसिया के पास पश्चात कोशिका था और पश्चात कोशिका शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए जो है वो होते थे। तो ये पश्चात कोशिका की गति की वजह से ये शुक्राणु जो वृषण जालिका से यहां आया था, अब वो शुक्राणु को अधिवृषण में पहुंचा दिया जाता है। तो ये शुक्र वाहिकाएं अधिवृषण में जहां पे खुला था, इस अधिवृषण को हम लोगों ने तीन भाग देखा था। एक भाग को कह दिया गया था शीर्ष भाग, सिर भाग, दूसरा था काय अधिवृषण और तीसरा था पूंछ अधिवृषण। ये शुक्र वाहिकाएं जहां खुल रहे थे वो था शीर्ष अधिवृषण, शीर्ष अधिवृषण में खुल रहा था। अधिवृषण का काम था कि ये कुछ समय तक जो है शुक्राणु को स्टोर करके रखेगा, संग्रह करके रखेगा, शुक्राणु को पोषण प्रदान कर देता है और फिर उन शुक्राणुओं को जो है शुक्रवाहक तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये शुक्रवाहक, ये पढ़े थे कि शुक्रवाहक जब तक वृषण कोश में था तब तक जो है ये थोड़े कुंडलित अवस्था में होते हैं। इस प्रकार की नलिका में, इस तरह की नलिका संरचना में जो है वो होता है। और ये वृषण कोश से निकलने के बाद यह नलिका जो है वो सीधा हो जाता है, यानी उदर भाग में जो है ये सीधा हो जाता है। इसको हम लोग बोले थे शुक्र नलिका या शुक्रवाहक कर दिया जाता है। अब ये जो शुक्र नलिका है इसका एक काम है कि ये शुक्र नलिका अधिवृषण से शुक्राणु को लेकर के ये चला जाता है
अस्खलनीय नलिका के पास। अस्खलनीय नलिका में हम लोग बात किए थे कि ये जो अस्खलनीय नलिका था, ये अस्खलनीय नलिका दो नलिकाओं के मिलने से बना हुआ है, और ये अस्खलनीय नलिका जो था उसमें से एक था शुक्र नलिका, शुक्र नलिका, और शुक्राशय की नलिका जो थी, ये दोनों नलिका मिलकर के एक नलिका का निर्माण किया था, और उस नलिका को कह दिया गया था अस्खलनीय नलिका। इस अस्खलनीय नलिका का काम था, ये 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास की लंबाई थी, और ये कुछ घंटों तक जो है वो शुक्राणु को संग्रह करके रख सकते हैं, और ये शुक्राणु को भेज देते थे। अस्खलनीय नलिका से शुक्राणु आता था मूत्र मार्ग में। अब इस मूत्र मार्ग को हम लोग एक नाम और दिए हुए थे कि मूत्र मार्ग को मूत्र जननांग पथ भी कहा जाता है, मूत्र जननांग पथ भी कहते हैं। अब मूत्र जननांग पथ कहने के पीछे का कारण क्या था कि मूत्र मार्ग जो है ये यूरिन को, मूत्र को तो उत्सर्जित करते ही है, साथ ही साथ ये क्या करता है कि जनन भाग में भी वीर्य के अस्खलन में मदद कर रहा होता है, तो इसका नाम दे दिया गया मूत्र जननांग पथ। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने नर के सहायक जनन नलिका के बारे में अध्ययन किया। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सेशन में जो है हम लोग ये देख रहे हैं कि नर का जो बाह्य जनन अंग है, बाह्य जनन अंग जिसको सीसन के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये सीसन क्या होता है, सीसन क्या है, इसकी संरचना कैसी है, ये क्या कार्य कर रहे होते हैं, इसकी एक्टिविटीज क्या है, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। ये सीसन जो है ये 2 तरह के उद्घर्षित ऊतक से बना होता है, 2 तरह का ऊतक। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि सीसन 2 तरह के उद्घर्षित ऊतक से बना हुआ होता है। उसमें से जो पहला ऊतक है वो है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। और दूसरा ये जो बीच में देख रहे हैं, ये दूसरा जो ऊतक है, इस ऊतक को कह दिया जाता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये ऊतक होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये ऊतक जो है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉर्पस, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, स्पॉन्जियोसम। तो 2 तरह का उद्घर्षित ऊतक से मिलकर है। अब ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, इसी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बीच में मूत्र मार्ग होता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बीच में ही मूत्र मार्ग होता है। सीसन के जिस भाग में मूत्र मार्ग जो है वो खुल रहा होता है, इसको कह दिया जाता है मूत्राशय मुख, मूत्राशय मुख, मूत्राशय मुख के नाम से जानेंगे, यूरेथ्रल मेटस कहा जाता है। तो ये नर बाह्य जननांग का, नर बाह्य जननांग या फिर इसको मैथुनांग भी कह दिया जाता है, ये मैथुनांग है। नर का मैथुनांग के नाम से भी जाना जाता है, नर का बाह्य जननांग है, नर का बाह्य जननांग। और ये है कहां, तो इसका लोकेशन जो है, जो वृषण कोष हम लोग पढ़े थे, उस वृषण कोष के ठीक ऊपर में पेंडुलस स्ट्रक्चर है, ऊपर में होता है और लटकी हुई होती है, पेंडुलस स्ट्रक्चर में है। तो इसके बारे में आज के सेशन में आज हम लोग इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है सीसन। तो क्या क्या देखते हैं हम लोग सीसन में कि सीसन जो है, ये जो सीसन है, सीसन या पेनिस कहा जाता है, कि ये जो पेनिस है ये किस तरह का, तो इसमें 2 प्रकार के ऊतक मिलेंगे, 2 प्रकार का ऊतक है, जिसमें से एक ऊतक जो है उसको कर दिया गया कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और दूसरा ऊतक जो है उसको कर दिया जाता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अब ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है या कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो है, ये दोनों कॉर्पस स्पॉन्जियोसम
ये दोनों के दोनों उत्तक जो है वो क्या है, उद्घर्षित उत्तक, इरेक्टाइल टिश्यू, उद्घर्षित उत्तक है, इरेक्टाइल टिश्यू होता है। और इन्हीं टिश्यू की वजह से, इन्हीं दो टिश्यू की वजह से इंसेमिनेशन के समय, वीर्य सेचन के समय शुक्राणु को मादा भाग में स्थानांतरण में ये दोनों उत्तक ही मदद कर रहे होते हैं। इन दोनों उत्तक में से ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से हम लोग देखेंगे कि जो सीसन होता है, इस सीसन जो है ये इस तरह की संरचना में सीसन, और सीसन के मध्य भाग में जहां कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, उस मध्य भाग में जो है वो यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग जो है वो गुजरा हुआ होता है, मूत्र मार्ग होता है। और इसके किनारे किनारे पर, इसके दोनों तरफ जो है, इधर जो है वो एक उत्तक होगा। ये जो उत्तक होगा, इस उत्तक को कर दिया जाता है कॉर्पोरा केवर्नोसा, यहां उत्तक होगा, इधर कॉर्पोरा केवर्नोसा उत्तक होंगे दोनों तरफ से। और कॉर्पोरा केवर्नोसा के बीच में, इन दोनों उत्तकों के बीच में जो है, ये तो हो गया कॉर्पोरा केवर्नोसा, इसको कर दिया जाएगा कॉर्पोरा केवर्नोसा, ये कॉर्पोरा केवर्नोसा हो गया। कॉर्पोरा केवर्नोसा के पास जो है यहां उत्तक होता है एक, जिसको कर दिया जाता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का ही बना होता है। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, इसको बोले कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के इसी के मध्य में, इसी के बीच में जो है ये प्रदेश होता है, मूत्रमार्ग प्रदेश होता है। और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का ये जो बना हुआ अग्र हिस्सा है, ये आगे का जो सीसन का भाग है, इसको कर दिया जाता है सीसन मुंड, सीसन मुंड। इंग्लिश में बोल दिया जाता है ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस कर देंगे। तो सीसन मुंड बना होता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बीच में होता है मूत्रमार्ग, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का ही बना हुआ है सीसन मुंड। अब ये मूत्रमार्ग जहां पे ये खुल रहा होता है, ये पोर्शन जहां पे सीसन मुंड में ये खुल रहा होता है, उस जगह को कर दिया जाता है मूत्राशय मुख, मूत्राशय मुख करते हैं। सीसन मुंड के आधार भाग में, सीसन मुंड का शीर्ष भाग में मूत्राशय मुख है, और सीसन के आधार भाग में यहां पर कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। यहां जो ग्रंथियां पाई जाती है उसको कर दिया जाता है परप्यूष ग्रंथि, परप्यूष ग्रंथि। और ये परप्यूष ग्रंथि जो है ये श्लेष्मा जैसे पदार्थ का स्राव करता है, जिसको कह दिया जाता है स्मेग्मा। अब ये चारों तरफ से, ये जो ग्रंथि है, ये सीसन जो है, ये चारों तरफ से पतले त्वचा से जो है वो घिरा हुआ रहेगा। जिस पतले त्वचा से ये चारों तरफ से ये घिरा होता है, उस त्वचा को कर दिया जाता है अग्रछद, अग्रछद। तो सीसन क्या हुआ कि जो बाह्य जननांग है, नर का जो बाह्य जननांग है, वो बाह्य जननांग दो प्रकार के उत्तक से बना हुआ है, जिसमें से एक है कॉर्पोरा केवर्नोसा, जो दो भागों में बटा हुआ होता है, और एक होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बीच में ये मूत्रमार्ग प्रेजेंस होता है, मूत्रमार्ग होता है, और यही कॉर्पस स्पॉन्जियोसम सीसन का अग्र भाग बनाता है, जिसको कह दिया जाता है सीसन मुंड। अब ये जो सीसन मुंड है, सीसन मुंड के शीर्ष भाग में, यानी इस पोर्शन में जहां पे मूत्रमार्ग खुल रहा होता है, उस जगह को कह दिया गया है मूत्राशय मुख। और सीसन मुंड के जो आधार भाग होते हैं, इस पोर्शन में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, और इन ग्रंथियों को कह दिया जाता है परफ्यूज ग्रंथि। ये जो श्लेष्मा के जैसे पदार्थ स्राव करेंगे, उसको कह दिया जाता है स्मेग्मा। वीर्य सेचन के समय या संभोग मैथुन क्रिया के दौरान ये स्मेग्मा जो है स्नेहन का कार्य कर रहे होते हैं। दोनों तरफ से कॉर्पोरा केवर्नोसा है, और उनके बीच में है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बीच में, मध्य में जो है वो होता है मूत्रमार्ग।
इन दोनों ऊतकों को उद्घर्षित ऊतक या इरेक्टाइल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ये है इरेक्टाइल टिश्यू। इन्हीं टिश्यूओं की वजह से वीर्यसेचन में या जो सीसन है वो मैथुन क्रिया के दौरान या संभोग क्रिया के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इसमें इरेक्टाइल होता है, ये इरेक्शन होता है। तो ये इरेक्शन जो है वो इन दोनों ऊतकों की वजह से होता है, कार्पस स्पॉन्जियोशन। हालांकि नर में जो इरेक्शन है मैथुन सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, मैथुन क्रिया के दौरान जो इरेक्शन है वो एक्चुअली में एक संवहनी जो उद्घर्षण है, ये उद्घर्षण एक प्रकार का संवहनी कारण है, संवहनी कारण है। यानी पीनस का या फिर जो सीसन है, इस सीसन का उद्घर्षण एक प्रकार का संवहनी कारण है। संवहन के वजह से जो है वो ऐसा उद्घर्षण होता है और उन संवहन में इनके पास जो है वो रक्त की नलिकाएं होती हैं और उन रक्त नलिकाओं में जब रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है तो ये वृषण इरेक्टाइल हो जाता है, उद्घर्षित हो जाता है और उस समय वीर्यसेचन जो है वो आसानी से हो रहे होते हैं। तो वीर्यसेचन में मदद कर रहा होता है, इसलिए इसको या मैथुन क्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए इसको कह दिया जाता है मैथुनांग, कि ये मैथुनांग है, नर का मैथुनांग है। जैसे नर में शीसन को मैथुनांग कहा जाता है, वैसे ही मादा जो है वो मादा में योनि जो है वो योनि मैथुनांग होता है, वजाइना। मादा का मैथुनांग अंग जो है वो, मादा मैथुनांग अंग जो है वो है योनि और नर के जो मैथुनांग अंग है उनको कह दिया जाता है शीसन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये पुरुष का बाह्य जननांग है, जैसा अभी हम लोग देख रहे थे फिगर में कि ये कहां, तो वृषण के ठीक ऊपरी हिस्से में, वृषण कोश के ठीक ऊपरी हिस्से में ये पेंडुलस स्ट्रक्चर में होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो पुरुष का बाह्य जननांग है, इसे पुरुष का मैथुनांग के रूप में भी जाना जाता है। मैथुनांग के रूप में क्यों कर रहे हैं? मैथुन क्रिया में भाग ले रहा होता है, मैथुन क्रिया में भाग ले रहा होता है, और दूसरा कि ये वीर्यसेचन में मदद कर रहा होता है। तो वीर्यसेचन में मदद कर रहा है, मैथुन क्रिया में भाग ले रहा है, तो इसको कह दिया गया मैथुनांग। है कैसा? तो संवहनी है, यानी रक्त की नलिकाएं होंगी, स्पॉन्जी संरचना है, मांसल त्वचा का स्पॉन्जी संरचना है। वृषण कोश के आगे की ओर लटकी हुई होती है, वृषण कोश होता है, और वृषण कोश में हम लोग पढ़े कि वृषण कोश में जो वृषण होता है, इस वृषण के आगे की तरफ जो है ये ऐसे इस तरह के संरचना में जो है पेंडुलस स्ट्रक्चर में जो है वो लटके हुए रहते हैं शीसन। तो वृषण कोश और वृषण कोश के ऊपर से आगे की ओर झुकी हुई लटकी हुई होती है पेंडुलस स्ट्रक्चर। ये पेंडुलस कंडीशन है इनकी, या लटकी हुई संरचना में है। लटकी हुई होती है तो आगे की ओर लटकी हुई होती है। फिगर में देखिए, अब ये जो है ये हो गया वृषण कोश, ये वृषण कोश, इसको बोले वृषण कोश। अब ये जो वृषण कोश है ये जिसमें है क्या? टेस्टिकल वृषण, जिसको हम लोग स्क्रोटम सैक के नाम से भी जानते हैं। वृषण कोश को स्क्रोटम सैक भी कह दिया जाता है। तो वृषण कोश ये हो गया अधिवृषण। इस अधिवृषण के बाद इसमें और क्या दिख रहा है? तो इसमें दिख रहा है प्रोस्टेट ग्रंथि, पुरस्थ ग्रंथि, जो हम लोग पढ़ेंगे कि नर का जो सहायक जनन ग्रंथि है उनमें से एक ग्रंथि होता है ये पुरस्थ ग्रंथि। दूसरा ये दिख रहा है सेमिनल वेसिकल्स, जिसको कह दिया जाता है शुक्राशय, ये भी नर का सहायक जनन ग्रंथि है। फिर क्या देख रहे हैं? मूत्राशय। हालांकि ये जनन भाग में या जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन मूत्र मार्ग जनन इससे जुड़ा हुआ है,
और साथ ही साथ इसमें जो शुक्र नलिका इसके पीछे से आकर के इससे जुड़े हुए होते हैं, पीछे से आकर के खुल रहा होता है, तो ये चित्र भी जो है वो दिया हुआ रहता है। इसको वास डिफरेंस, इसको हम लोग कह दिए शुक्र नलिका या शुक्रवाहक। तो शुक्रवाहक मूत्रमार्ग मूत्राशय के पीछे से आके खुल रहा होता है, और ये हो गया मूत्रमार्ग जिसको जननांग पथ भी कहा जाता है, मूत्र जननांग पथ भी कहते हैं। और इसी के ये आगे का ये जो हिस्सा है इसको कह दिया गया सीसन। तो ये है कहां, वृषण कोश के आगे की ओर, ये जो पेंडुलस स्ट्रक्चर में है, इस पेंडुलस स्ट्रक्चर को ही कह दिया जाता है सीसन पेनिस। तो वृषण कोश के ऊपर आगे की ओर लटकी हुई होती है जिसको सीसन कह दिया जाता है, मैथुनांग। दो प्रकार के उद्घर्षित ऊतक से बनी होती है, जिसमें से एक होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा और दूसरा होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसा। तो बाहर का जो हिस्सा है, बाहर जो रहेगा दोनों तरफ से, ये हो जाएगा कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये बाहर का हिस्सा मिलेगा। और बीच में जो है, इन दोनों के बीच में यहाँ ये संरचना बनाए हुए है, इसको कह दिया जाता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का ही हिस्सा बना होता है, जिसको कह दिया जाता है सीसन मुंड। तो सीसन मुंड को बनाए हुए रखा है, और यहीं पे जो है सीसन मुंड के शीर्ष भाग में ही मूत्राशय जो है वो खुल रहा होता है, जिसको कह दिया जाता है मूत्राशय मुख। अभी हम लोग देख रहे थे पीछे, तो ये हो गया मूत्राशय मुख। और यहाँ ये जिससे बने हुए हैं इसको कह दिया गया है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। स्पॉन्जियोसम। तो ये दो उद्घर्षित ऊतक से बना हुआ है। यह मतलब कि ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, यह यौन उत्तेजना के दौरान उद्घर्षित यानी उत्थान हो जाती है। इनमें जब मैथुन क्रिया होती है, तो मैथुन क्रिया के दौरान ये दोनों ऊतक जो है उद्घर्षित इरेक्टाइल करने में हेल्प कर रहा होता है। लिंग का उद्घर्षण एक संवहनी घटना है। संवहनी घटना मतलब कि इन दोनों ऊतकों में, इनमें जो है वो रक्त का प्रवाह होता है, रक्त का प्रवाह होता है, और रक्त के प्रवाह होने की वजह से ये दोनों ऊतक जो है वो उद्घर्षित होते हैं। इनमें उठान आता है, यानी इनमें इरेक्शन होता है, जिससे वीरसेचन जो है वो हो सके। सीसन मुंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का बना हुआ है। जैसा कि अभी हम लोग अभी बताएं कि ये जो मूत्राशय मुख है, ये मूत्रमार्ग जहां पे खुल रहा होता है, मूत्रमार्ग जहां खुल रहा होता है उस हिस्से को कह दिया जाता है मूत्राशय मुख। और जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है उसी के मध्य से होते हुए, उसी के बीच से होकर के यहाँ खुल रहा होता है मूत्रमार्ग। तो मूत्रमार्ग जहां खुल रहा है उसको कह दिया गया मूत्राशय मुख। और ये जो देख रहे हैं इसको कह दिया गया कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो सीसन मुंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का बना हुआ होता है। और सीसन मुंड जिसको ग्लैंस पेनिस भी कहते हैं, एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे अग्रछद कहते हैं। तो ये चारों तरफ से, ये चारों ओर से पतली त्वचा से घिरा हुआ होगा, और पतली त्वचा से जो घिरी हुई संरचना है इसको कर दिया जाता है अग्रछद। अग्रछद कर दिया जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं फोर स्किन। ये अग्रछद से घिरा हुआ है, फोर स्किन कर दिया जाता है। तो चारों तरफ से सीसन एक पतली त्वचा से घिरा हुआ है, और जिस त्वचा से घिरा हुआ है उसको कह दिया गया है अग्रछद या फोर स्किन। तो दो ऊतक मिला, एक कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये दो भागों में बटा होता है, ये दो अलग अलग हिस्सों में बटा होता है, दो भाग हैं इसके। और ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम सिर्फ एक भाग है, इसी से मिलकर के बना होता है। ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का ही बना हुआ है ये सीसन मुंड। सीसन मुंड, सीसन मुंड इसी का बना हुआ है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का ही बना होता है सीसन मुंड। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, तो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा और ये दोनों हिस्से,
दोनों तरफ किनारे किनारे से जो ये संरचना मिल रहा है, इसको हम लोग कर दिए कॉर्पस, इसको कर दिया गया कॉर्पोरा केवर्नोसा। ये है कॉर्पोरा केवर्नोसा। एक उद्घर्षित ऊतक ये था केवर्नोसा, और दूसरा था ये जो बीच में ये संरचना जो देख रहे हैं, ये हो गया कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जिस हिस्से को बनाए हुए हैं, यानी सीसन का जो ये अग्रभाग है, इस अग्रभाग को कह दिया जाता है सीसन मुंड। सीसन मुंड, तो सीसन मुंड किसका बना हुआ है? तो सीसन मुंड बना हुआ है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का। और सीसन मुंड, ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, इस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बीच से यूरेथ्रा गया हुआ है, यानी मूत्र मार्ग जो है इसके बीच से होकर के गुजरता है। ठीक, और क्या देख रहे हैं कि ये वृषण कोश जो है, उस वृषण कोश के ऊपर की तरफ से जो है होता है, जो पेंडुलस स्ट्रक्चर में होता है, जिसको कह दिया जाता है पेंडुलस स्ट्रक्चर में लटकी हुई होती है वृषण कोश। तो वृषण कोश में जो है ये वृषण कोश के आगे लटकी हुई रहती है। ये देखिए कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो बीच में थोड़ा सा इंट्रेंस हो गया था। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो ये बीच का हिस्सा है, इसको कर दिया गया कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये वाला हिस्सा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का है, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बीच में ही यहाँ यूरेथ्रा है। ये बीच में यूरेथ्रा यानी मूत्रमार्ग, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से ही ये बना हुआ हिस्सा है आगे का, जिसको बोला गया था सीसन मुंड। सीसन मुंड। और दूसरा जो किनारे किनारे पे जो ये हिस्से हैं, ये जो हिस्सा है, इसको कर दिया गया, इस हिस्से को कर दिया गया कि ये दोनों जो पार्ट हैं, ये दोनों जो हिस्से हैं, इसको कर दिया गया कॉर्पोरा केवर्नोसा। कॉर्पोरा केवर्नोसा। तो कॉर्पोरा केवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम दो उद्घर्षित ऊतक से मिलकर के बना हुआ है नर का बाह्य जर्नल सीसन। ठीक है, तो फिगर हम बार बार दिखा रहे हैं ताकि फिगर से जो हम लोग क्लियर कर ले कि एक्चुअली में जो अंग है या जो हिस्सा है वो किस तरह का दिख रहा होगा, कैसा दिखता होगा, या फिर किस तरह का संरचना में है। अब मूत्रमार्ग सीसन मुंड के शीर्ष भाग में खुलती है, जिसे मूत्राशय मुख कहते हैं, या फिर इसी को कह दिया जाता है यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस कहा जाता है जहां पर खुल रहा है। ये फिगर में हम लोग देख रहे थे, ये वाला हिस्सा जहां पर खुल रहा है, ये भाग जहां पे मूत्रमार्ग खुल रहा है, इसी हिस्से को कह दिया जाएगा मूत्राशय मुख। यह है मूत्राशय मुख। तो जहां पर खुल रहा होता है उस भाग को कहे हैं मूत्राशय मुख। यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। सीसन मुंड के आधार भाग में परप्यूष ग्रंथि पाई जाती है। अब जो सीसन मुंड है, जैसे ये जो सीसन था, इस सीसन का ये अग्रभाग जो है, इस हिस्से को कह दिया गया मूत्राशय मुख। मूत्राशय मुख कहें, इसको कह दिया गया, ये पूरे संरचना को कह दिया गया सीसन मुंड। सीसन
मुंड, और जहां मूत्राशय मुख है उस मूत्राशय मुख के पास कौन, तो मूत्र मार्ग जो है वो खुल रहा होता है, ये है मूत्र मार्ग। अब इसका ये जो आधार भाग है यहां इसी जगह पे पाए जाते हैं परप्यूष ग्रंथि। परप्यूष ग्रंथि है, परप्यूष ग्रंथि। ये जो परप्यूष ग्रंथि है ये श्लेष्मा जैसे पदार्थ स्रावित करता है जिसको कह दिया जाता है स्मेग्मा। और ये जो स्मेग्मा है ये स्नेहन का काम करते हैं, स्नेहन का काम करता है मैथुन क्रिया के दौरान। तो जो सीसन मुंड है, सीसन मुंड के शीर्ष भाग में, इस सीसन मुंड का जो शीर्ष हिस्सा है उस शीर्ष हिस्से में खुल रहा है मूत्राशय मुख, शीर्ष भाग में मूत्राशय मुख। और ये परप्यूष ग्रंथि जो है ये सीसन मुंड के कहां पर, आधार भाग में। सीसन मुंड के आधार भाग में परप्यूष ग्रंथि और सीसन मुंड के शीर्ष भाग में मूत्राशय मुख। मूत्राशय मुख जहां पे मूत्र मार्ग खुल रहा उसको कह रहे हैं मूत्राशय मुख, और ये परप्यूष ग्रंथि आधार भाग में जो क्या कर रहा है, तो ये स्मेग्मा का स्राव करता है, जो श्लेष्मा लायक पदार्थ होते हैं, श्लेष्मा के जैसे जो संनेहन का कार्य कर रहे होते हैं मैथुन क्रिया के दौरान। तो परप्यूष ग्रंथि स्मेग्मा, स्मेग्मा, स्मेग्मा का श्राव करता है जो मैथुन क्रिया के दौरान स्नेहन का कार्य करता है। चिकनाहट स्नेहन का काम कर रहा होता है, लुब्रिकेशन का काम कर रहा होता है। ये लुब्रिकेशन का काम कर रहा होता है, स्नेहन का काम कर रहा होता है मैथुन क्रिया के दौरान। तो जो सीसन था उसमें हम लोग क्या देखें कि ये सीसन दो अलग अलग ऊतक से बना हुआ था, एक कॉर्पोरा कैवर्नोसा और दूसरा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का बना हुआ था ये सीसन मुंड। सीसन मुंड के शीर्ष भाग में मूत्राशय मुख खुल रहा है और सीसन मुंड का जो आधार भाग है उसमें ग्रंथियां पाई जा रही हैं जिसको परप्यूष ग्रंथि कहें। अब ये जो परप्यूष ग्रंथि था ये स्रावित कर रहा था स्मेग्मा, और स्मेग्मा स्नेहन का कार्य करता है मैथुन क्रिया के दौरान। फिर ये जो सीसन है ये सीसन चारों ओर से जो है पतली त्वचा से घिरी हुई होती है जिसको कह दिया गया था अग्रछद। अग्रछद, हाँ मेडिकल टर्म में अगर अग्रछद या सीसन मुंड को जो है हटाया जाता है तो उसको कह दिया जाता है सर्कमसीजन। सर्कमसीजन वो प्रक्रिया है जिसमें अग्रछद या फिर इस सीसन मुंड को जो है वो कट करके शल्य क्रिया के द्वारा हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो उस प्रक्रिया को कह दिया जाता है सर्कमसीजन। तो मूत्राशय ये जो है सीसन, इस सीसन को हम लोग बोले कि जिस उद्घर्षित ऊतक से बना था ये उद्घर्षित ऊतक मैथुन क्रिया या मैथुन क्रिया के दौरान इनमें जब रक्त का प्रवाह होता है अत्यधिक हो जाता है तो ये उद्घर्षित होते हैं और वीर्य सेचन में जो है वो सहायता करता है। आगे देखते हैं, ये सीसन का टीएस, सीसन का ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में देख रहे हैं ये दोनों हिस्सा जो बीच बीच का ये दोनों हिस्से हैं इसको कह दिया गया कॉर्पस कैवर्नोसा, कैवर्नोसा। फिर ये जो है इसके बीच में जो है ये रक्त की नलिका है, ये दोनों रक्त नलिका है। फिर इनके किनारे किनारे ये नीचे की तरफ जो ये देख रहे हैं इसको कह दिया गया स्पॉन्जियोसम, स्पॉन्जियोसम। और इनके पास भी जो है इनके बीच में जो है वो गुजर रहा होता है, इसके मध्य में हो रहा होता है मूत्रमार्ग। तो हम लोग पढ़े कि जो सीसन है वो सीसन क्या करता है कि रक्त के प्रवाह होने की वजह से ये दोनों उद्घर्षित ऊतक उद्घर्षण में मदद कर रहा होता है, मैथुन क्रिया के दौरान वीर्य सेचन में जो है वो मदद कर रहा होता है। तो हम लोग ये देखे कि नर जनन तंत्र का जो अंग थे जिसमें हम लोग क्या क्या वृषण के बारे में पढ़े कि वृषण क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या क्या है, इसके बारे में। फिर इसमें हम लोग देखे कि नर का जो सहायक जनन नलिका है उसमें हम लोग को वृषण जालिका मिला, शुक्रवाहिकाएं मिले, इसके अलावा जो है वो इसके अंदर जो है अधिवृषण मिला, फिर शुक्रवाहक मिला। ये सब हम लोग देखें नर सहायक जनन में। फिर नर का जो बाह्य जनन था उसके अंतर्गत जो है हम लोग ये देखें सीसन।
अब वह नर का जो जनन तंत्र है, उस नर जनन तंत्र में ये भी पढ़े थे कि नर जनन तंत्र के साथ साथ जो है उसके साथ साथ सहायक जनन ग्रंथियां भी होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि नर का सहायक जनन ग्रंथि जो है वो कौन कौन है, उनके कार्य कौन कहाँ क्या क्या है और कहां पर है, शरीर के किस भाग में जो है ये तीनों ग्रंथियां पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।